अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम न्यू जो मॉड्यूल है, थर्ड मॉड्यूल जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म का। ठीक है, पहले दो मॉड्यूल हम पढ़ चुके हैं, अब थर्ड मॉड्यूल आइसोमेरिज्म पे है। आज से हमने वो स्टार्ट करना है। उसमें सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपने बेसिक इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है वो आपने पढ़ा होगा कि सिज और ट्रांस दो टाइप की कन्फिग्रेशन होती है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ी सी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ी सी इसकी टाइप्स कह लें कि हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं पहले से। जैसे कि हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, सिज और ट्रांस ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। और अब न्यू एक टाइप हम इसको ई और जी सिस्टम भी पढ़ेंगे, वो भी सिज और ट्रांस से ही रिलेटेड होता है। सिन और एंटी सिस्टम, ये तीनों ही हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। सिज, ट्रांस, ई, जी, सिन, एंटी। इनके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो तीनों का सेम है, लेकिन थोड़ा सा चेंज आ जाता है कि किन किन कंपाउंड में हम सिस ट्रांस बोलेंगे, कौन सी कंडीशंस होंगी कि हम ईजी सिस्टम वहाँ पे यूज़ करेंगे, और कौन सी कंडीशंस होंगी कि वहाँ पे सिन और एंटी सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सिस और ट्रांस के लिहाज से पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे वो पहले कह रहा है कि बेसिक हमारे पास जो नेसेसरी कंडीशंस हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की वो क्या है। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एल्कीन हो और उसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास क्या होगा कि जो इसके ऊपर ग्रुप्स अटैच हैं, जैसे कि इन्होंने एक जनरल एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, ये एक कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है। तो इस कार्बन पे भी देखें तो ये दो ग्रुप अटैच हैं, इस वाली कार्बन पे दो ग्रुप अटैच हैं, ए और बी, और इस कार्बन पे एक्स और वाई दो ग्रुप अटैच हैं। इट मीन्स ए और जो बी है वो इक्वल नहीं है, ये दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं। इसी तरह से एक्स और जो वाई है वो भी इक्वल नहीं है, मीन्स ये भी दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब एग्जिस्ट करेगा, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तब एग्जिस्ट करेगा जब एक कार्बन के ऊपर जो अटैच्ड ग्रुप हैं वो दोनों डिफरेंट हों। जैसे कि यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें, हम नीचे ये वाली जो है इसमें एक कार्बन हमारे पास ये है और एक ये है। इस कार्बन पे देखें तो ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, तो ये तो सेम ग्रुप है। हम तो डिसाइड नहीं कर सकते इसको, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो कंपाउंड है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। इसी तरह नेक्स्ट में बात करें तो उसमें भी इस वाली कार्बन पे दोनों साइड पे हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे भी हम सिस ट्रांस जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इस नेक्स्ट पे देखें तो यहाँ इस साइड पे दोनों मिथाइल ग्रुप, इस साइड पे दोनों फिनाइल ग्रुप। इट मीन्स कि यहाँ पे भी सिस ट्रांस को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। तो ये वो कंपाउंड हैं जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देंगे। इंटीग्रेशन जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, हम उसको सिस ट्रांस सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं और इजी सिस्टम के थ्रू। पहले हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने एक पहली कंडीशन उसकी देखी कि जो कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ जो दो ग्रुप अटैच हैं वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये इसमें इस कार्बन को देखें तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरो ग्रुप, इस कार्बन को देखें एक हाइड्रोजन एक क्लोरो ग्रुप। ठीक है, दोनों कार्बन के साथ जो दो दो ग्रुप अटैच हैं वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इन दोनों कार्बन के साथ ये है कि ये क्लोरो, लेकिन हमने जो उसकी कंडीशन है वो एक कार्बन के साथ देखनी है कि जो दो ग्रुप अटैच हैं वो दोनों डिफरेंट हों। अच्छा जी, तो हमने देखना है कि जो सेम ग्रुप हैं दो कार्बन के साथ अटैच, अगर वो सेम साइड पे हैं तो हमारे पास सिस होगा,
अगर दो ग्रुप जो सेम है वो अपोजिट साइड पे हैं तो फिर क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगी। इसी तरह से इसमें एग्जांपल देखें तो ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे हैं, इट मीन्स ये सिस, और ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं ये अपोजिट साइड पे हैं, इट मीन्स ये क्या होगा, ट्रांस होगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक होती है सिस फॉर्म और एक होती है हमारे पास ट्रांसफॉर्म। तो जो सिस फॉर्म है, जैसे कि ये वाली फॉर्म दी गई है, देखें सेम ग्रुप सेम साइड पे हैं, ये दो हाइड्रोजन थे, ये दोनों सेम साइड पे हैं, ये दोनों इथाइल दोनों सेम साइड पे हैं। ट्रांस में देखें तो दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे और दोनों इथाइल ग्रुप भी अपोजिट साइड पे हैं। अब वो कह रहा है कि हमारे पास जो ट्रांस होता है वो मोर स्टेबल होता है देन सिस, ठीक है। ट्रांस जो है वो मोर स्टेबल होता है देन सिस। ये जो इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है ये गलत लिखी है, ये वाली ऊपर जो पैराग्राफ के अंदर स्टेटमेंट है ट्रांस आइसोमर मोर स्टेबल होता है सिस से, ये ठीक है। इसकी रीज़न क्या है, देखें ट्रांस है उसमें ये तो एक लाइट सा ग्रुप है, एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन, वो सेम साइड पे है। यहाँ पे देखें तो ये एक बल्कि ग्रुप अटैच है जो कि इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे बल्कि ग्रुप अटैच है। बल्कि हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन के मुकाबले में तो ज़्यादा इसका एटॉमिक नंबर है ना, तो हम इसलिए इसको बल्कि ग्रुप बोल रहे हैं। तो हमारे पास ये भी बल्कि ग्रुप है, ये भी बल्कि ग्रुप है, दोनों सेम साइड पे हैं। तो दोनों जब सेम साइड पे बल्कि ग्रुप हैं तो इनको स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं मिलती अरेंज होने के लिए, तो क्या करते हैं एक दूसरे के साथ रिपल्शन स्टार्ट कर देते हैं। जब रिपल्शन स्टार्ट कर देते हैं तो वो उसमें स्टेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर हम ट्रांस की बात करें तो दोनों बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड पे हैं। अब वो उस डिस्टेंस पे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं जहाँ पे ये एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इनके दरमियान में कोई भी रिपल्शन नहीं होगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो ट्रांस है वो मोर स्टेबल होते हैं देन सिस। इसी तरह से इसकी दूसरी एप्लीकेशन, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि हम इससे डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने डाइपोल मोमेंट वाले चैप्टर में भी, टॉपिक में भी पढ़ा था। जो सिस होता है उसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि ये भी कार्बन टू क्लोरो ग्रुप, ये भी कार्बन टू क्लोरो ग्रुप सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों डाइपोल मोमेंट ऐड अप हो जाएंगे और कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट देंगे। लेकिन ट्रांस की बात करें तो ट्रांस में जो होता है दोनों कार्बन टू क्लोरो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या होंगे, अप हो जाएंगे। जब ऐड अप होंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से उसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। ऐड अप मीन्स एक प्लस है और एक नेगेटिव है, तो वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे और डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। इसी तरह से वो कह रहा है कि नेक्स्ट हमारे पास है कि डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। हम किस तरह से बता सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कॉन्फ़िगरेशन मीन्स कि वो सिस है या ट्रांस है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, डिफरेंट तरह से हम इसको, डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू हम बता सकते हैं, कोई पैड प्रोसीजर नहीं है, बस हम इसको रिएक्शंस करवाते हैं जिसके नतीजे में हम वहाँ से रिज़ल्ट निकाल के कहते हैं कि ये इस तरह से हो सकता है कि ये सिस होगा या ट्रांस होगा। जैसे कि पहले हमारे पास साइक्लाइजेशन है, साइक्लाइजेशन साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट होना। ये है हमारे पास एक मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एसिड है, कार्बोक्साइल ग्रुप एक, और ये भी सेकेंड कार्बोक्साइल ग्रुप, मीन्स मैलिक एसिड में दो कार्बोक्साइल ग्रुप का ग्रुप है। जब इनको हीट किया जाता है तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होता है, ये यहाँ से OH आएगा, यहाँ से H आ जाएगा, दोनों मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे। जब यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा, यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, तो ये जो ऑक्सीजन एक बची हुई थी यहाँ पे, इसने इस कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट करके एनहाइड्राइड बना देना है, एक रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना है।
अच्छा, मैलिक एसिड था ये हमारे पास, तो मैलिक एसिड का ही दूसरा आइसोमर है हमारे पास, एक फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड में आप डिफरेंस देखें तो इस पोजीशन पे दोनों कार्बोक्साइल ग्रुप सेम पोजीशन पे हैं, मीन्स कि ये क्या है, सिज फॉर्म है, बाकी सारा कुछ सेम है। यहाँ पे देखें तो ये ट्रांस फॉर्म है, दोनों कार्बोक्साइल ग्रुप अपोजिट साइड पे हैं, अपोजिट साइड पे हैं, तो इन दोनों को तो कंबाइन होना बहुत तो हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्म जो होती है, ये जिसको हम फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं, उसकी जब हम हीट करवाते हैं 140 जैसे यहाँ करवाया था, तो उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता। इट मीन्स कि यहाँ पे जहाँ पे रिएक्शन हो गया था इस पोजीशन पे, इट मीन्स वहाँ पे दोनों कार्बोक्साइल ग्रुप एक दूसरे के करीब करीब थे, उन्होंने इजीली वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करके एनहाइड्राइड में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, फ्यूमेरिक एसिड को क्या किया, हीट अप किया, तो उससे मैलिक एनहाइड्राइड नहीं बना। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं जब मैलिक एनहाइड्राइड बन रहा है तो जिससे हमने रिएक्शन करवाया है वो कोई सीज फॉर्म में थी। हम इस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्म तो नहीं हो सकती, वो तो मैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट ही नहीं होगी। हाँ, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें 140 से 290 डिग्री ग्रेड पे, तो तब ये इसमें कन्वर्ट हो जाती है सिस फॉर्म में, और फिर दोबारा वो अगेन उसको हीट अप करेंगे तो एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब भी ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ होगा, बेशक हम हीट अप कर रहे हैं, ठीक है, एक कंपाउंड है उसको हीट कर रहे हैं, अगर तो वो 140 डिग्री पे मैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है, इट मीन्स कि जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, स्टार्टिंग रिएक्टेंट है, वो सिस फॉर्म में था। लेकिन अगर हम 290 डिग्री तक हीट करते हैं और उसके बाद जाके वो एनहाइड्राइड में कन्वर्ट होता है, तो हम कहते हैं कि ये क्या होगी, ट्रांसफॉर्म होगी। इस तरह से हम कन्फिग्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने इसको कोरिलेट करना होता है विद कंपाउंड ऑफ नॉन कन्फिग्रेशन। ठीक है, किस तरह से कि ये हमारे पास फर्ज करें कि ये एक ग्रुप दिया गया है, ये है ट्राइक्लोरोक्रोटोनिक एसिड, इसकी वो हाइड्रेशन करवाता है तो वो फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, रिडक्शन करवाता है तो ट्रांसक्रोटोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये देखें अब हमारे पास दोनों H अपोजिट साइड पे, इट मीन ये क्या है, ट्रांसफॉर्म है। इसकी जब हाइड्रेशन हो रही है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो हम कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड बन रहा है। फ्यूमेरिक एसिड तो ट्रांस आइसोमर है, इट मीन्स कि जिससे हमने फ्यूमेरिक एसिड बनाया है वो खुद भी क्या है, ट्रांस फॉर्म में है। अगर ये सिज फॉर्म में होता, ट्राइक्लोरोक्रोटोनिक एसिड सिज फॉर्म में होता, ये मैलिक एसिड बनता। ठीक है, मैलिक एसिड सिज फॉर्म है और फ्यूमेरिक एसिड ट्रांसफॉर्म है, मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका सेम है। इसी तरह से रिडक्शन करें तो जो क्रोटोनिक एसिड बनता है, ट्रांसफॉर्म बनती है, इट मीन्स कि यहाँ पे स्टार्टिंग जो मटेरियल है हमारा वो भी ट्रांसफॉर्म में है। ठीक है, इसके अलावा हम इससे डाइपोल मोमेंट को मेजर कर सकते हैं, ये हम डाइपोल मोमेंट वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होती हैं जिसको हम IR बोलते हैं, NMR बोलते हैं। ये टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं आइसोमरिज्म को डिटेक्ट करने के लिए। अभी इनको आप IR NMR इस तरह से नेम ही याद कर लो, 5th सेमेस्टर में आप इनकी डिटेल पढ़ोगे। इनको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक बोलते हैं। इससे नेक्स्ट हमारे पास है कि मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात की गई है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो आइसोमर्स के जो ट्रांस आइसोमर होता है उसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्यों सिज से, क्योंकि ट्रांस के अंदर सिमेट्री ज़्यादा होती है। ट्रांस देखिए हमारे पास ऐसे होता है ना, ऐसे ये H है, ये H है, तो ये मिथाइल ग्रुप है, कोई इधर से ये मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अपोजिट साइड पे ये दोनों चीज़ें अरेंज हुई हुई हैं, ये ट्रांसफॉर्म है।
तो इनकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है जिसकी वजह से इसको तोड़ना मुश्किल होता है, इसको मेल्ट करना मुश्किल होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो ट्रांसफॉर्म है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी है, डेंसिटी है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, वो सिस आइसोमर का ज़्यादा होता है देन दैट ऑफ ट्रांस आइसोमर। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह हैं ये होती है जो वंडर वाल फोर्सेस होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होती हैं, इंट्रैक्शन जो होती हैं, उससे रिलेटेड होता है। जबकि मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट उसकी पैकिंग से रिलेटेड होती है। जब वो चीज़ें पैक हुई हुई हैं, टाइटली पैक हुई हुई हैं, तो उनको तोड़ना मुश्किल है। इसलिए ट्रांसफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जबकि बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो जो वंडर वाल फोर्सेस हैं वो क्या होती हैं? वो सिज फॉर्म में ज़्यादा होती हैं। तो उसके सिज फॉर्म में ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है? उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक जो है हम सिज और ट्रांस जो सिंपल जो होते हैं कि सिज कौन सा हो सकता है, ट्रांस कौन सा हो सकता है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड तो होता है लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होता। जैसे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की यहाँ पे बात की गई है, तो वो केस जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात ना की जाए वहाँ पे हमने सिन और एंटी सिस्टम को यूज़ करना है। ठीक है, सिन भी सेम सिज की तरह का होता है, सेम साइड पे, और एंटी ट्रांस की तरह का होता है अपोजिट साइड पे। जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे हम सिंस ट्रांस सिस्टम यूज़ करेंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलावा अगर कोई डबल बॉन्ड आता है तो हम वहाँ पे सिन और एंटी को यूज़ करेंगे। इसमें हमने वही देखना है कंडीशन। इसमें एक सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है, जैसे हमारे पास यहाँ पे H अगर OH दिया गया है, अगर H और OH सेम साइड पे हैं तो हम कहते हैं कि वो सिन है। ठीक है, अगर H और OH डिफरेंट साइड पे हैं तो हम कहते हैं कि ये एंटी होगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन एंटी होगी। ठीक है, नीचे आप एग्जांपल देखें तो यहाँ पे सिर्फ OH है, H नहीं दिया हुआ। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाती है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, OH है। ठीक है, ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होते हैं? ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं। नाइट्रोजन पे कितने हैं? नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर है। इट मीन्स कि ऑक्सीजन जो है वो प्रायोरिटी 1 पे है। ठीक है, इसका प्रायोरिटी नंबर ज़्यादा है। और इधर देखें, इस साइड के कार्बन के साथ जो अटैच है एक मिथाइल है और एक फिनाइल है, तो फिनाइल का प्रायोरिटी नंबर ज़्यादा है देन मिथाइल, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। तो देखें जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं वो सेम साइड पे हैं, जैसे OH और फिनाइल, तो हम कहेंगे कि ये क्या होगी, सिन होगी। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह से कोई केस आ जाए कि 2 ही ग्रुप अटैच हों और बाकी 2 लोन पेयर हों तो हम कहते हैं कि अगर लोन पेयर सेम साइड पे हैं तो वो सिन होगा, अगर लोन पेयर अपोजिट साइड पे हैं तो वो एंटी होगा। ठीक है, जैसे सिज था ना सेम साइड पे, इसी तरह से सिन है, और जो एंटी है अपोजिट साइड पे, जैसे कि ट्रांस था। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है। जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे सिज और ट्रांस सिस्टम यूज़ होगा। जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलावा कोई डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे हमने सिन और एंटी सिस्टम को इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ साइक्लिक कंपाउंड दिए गए हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करना है। तो ये जो नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक इजी सिस्टम है उसको हम वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है।